हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम राजनीति शास्त्र विज्ञान की पद्धतियाँ, मेथड ऑफ पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसमें हम पद्धति का अर्थ, विभिन्न विद्वानों के मत, पद्धतियों का वर्गीकरण, प्रमुख परंपरागत पद्धतियाँ, व्यवहारवादी दृष्टिकोण और सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है उसकी हम चर्चा करेंगे। पद्धति का अर्थ, मीनिंग ऑफ मेथड। पद्धति एक विधि या शैली होती है, मतलब किसी कार्य को करने का ढंग होता है। जैसे मान लो कि हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग में रोटी बनाने का अलग मेथड होता है, या चावल बनाने का अलग मेथड होता है, या सब्जियां बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। और इसमें या तो हम केक का एग्जाम्पल लेते हैं तो केक बनाने का अलग अलग तरीका, अलग अलग मेथड होता है। वैसे ही पद्धति का मतलब किसी कार्य को करने का ढंग या चरण दर चरण योजना होती है, इसको हम पद्धति बोलते हैं। इसके हम गार्नर की परिभाषा देखते हैं तो गार्नर जो है, राजनीति शास्त्र न तो अपने अनुसंधान में कृत्रिम यंत्र द्वारा अपनी पर्यवेक्षण शक्ति में वृद्धि कर सकता है, और न अनुसंधान के परिणामों तक पहुंचने में ही उनसे कोई सहायता ले सकता है। इसका ये मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस में मानव व्यवहार, राज्य, सरकार, नीतियाँ और सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है, या मनुष्य की भावनाओं से जुड़ा होता है। तो इसलिए इन्हें मशीन या कृत्रिम यंत्र द्वारा मापा नहीं जा सकता है। ये गार्नर का कथन है। अब हम ये देखते हैं कि पद्धति क्या है। तो पद्धति में प्रत्येक विषय के अध्ययन की एक अनेक पद्धतियाँ होती हैं। प्रत्येक विषय मतलब कोई भी विषय, चाहे आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट हो या नेचुरल साइंस हो, उनका स्टडी के लिए एक या अनेक पद्धतियों का हम यूज करते हैं, जिनके द्वारा उस विषय की विषय सामग्री का उचित अध्ययन किया जाता है, जिनसे हम उस विषय का एक उचित अध्ययन करते हैं। और पद्धति द्वारा वर्तमान व अतीत की घटनाओं के विश्लेषण के साथ भविष्य के बारे में भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो वर्तमान में चल रहा है, या अतीत की जो पास्ट की जो घटनाएं हैं उसको हम जांचते परखते हैं, और भविष्य के बारे में भी निष्कर्ष निकालते हैं। तो राजनीति शास्त्र में पद्धति की चुनौती। राजनीति शास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक सुनिश्चित विज्ञान नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील मानव स्वभाव और व्यवहार के कारण सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगशाला पद्धति संभव नहीं है। मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस जो है नेचुरल साइंस की तरह एक निश्चित विज्ञान नहीं है। जैसे मानव का व्यवहार क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, और उसके कारण सामाजिक विज्ञान, उसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अब यह प्रश्न उठता है कि हम पॉलिटिकल साइंस का अगर स्टडी कर रहे हैं तो हम किस पद्धति को यूज करें। मतलब मानव का जो व्यवहार है और उसका स्वभाव है वो तो परिवर्तनशील है, तो इसलिए हम किस पद्धति को लें जिससे हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन कर सकें। विभिन्न विद्वानों के मत, ऑगस्ट काम्टे, जे.एस. मिल, अलेक्जेंडर वेन, सर जॉर्ज कॉर्नवॉल लेविस, लॉर्ड ब्राइस, ब्लंटशली, दसलेंद्र आदि ने इस विषय में विचार प्रकट किए हैं, और सभी ने अलग अलग पद्धतियों का समर्थन किया है। विद्वानों द्वारा पद्धतियों का वर्गीकरण, मेथड्स बाय थिंकर्स, मतलब ऑगस्ट काम्टे, ब्लंटशली, जे.एस. मिल, दसलेंद्र, लॉर्ड ब्राइस, अलेक्जेंडर वेग ने ये कई सारी पद्धतियों का उल्लेख किया है। तो ऑगस्ट काम्टे ने 3 पद्धतियों का उल्लेख किया है, जैसे पर्यवेक्षणात्मक ऑब्जर्वेशनल मेथड, या प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल या तुलनात्मक कंपैरेटिव मेथड का यूज किया है। ब्लंटशली ने 2 मेथड का यूज किया, जैसे दार्शनिक पद्धति फिलोसफिकल और ऐतिहासिक पद्धति हिस्टोरिकल पद्धति का इन्होंने अध्ययन किया है। जे.एस. मिल जो है रासायनिक प्रयोगात्मक, केमिकल एक्सपेरिमेंटल, अमूर्त भाववाचक, भौतिक निगमनात्मक और ऐतिहासिक। जे.एस. मिल ने 4 पद्धतियों का उल्लेख किया है। दसलेंद्र ने अध्ययन में 6 पद्धतियों का उल्लेख किया है। सामाजिक, सोशियोलॉजिकल, तुलनात्मक, कंपैरेटिव, सैद्धांतिक, डॉगमेटिक, न्यायिक, ज्यूरिडिकल, सद्भावना, गुड सेंस एंड ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। लॉर्ड ब्राइस ने केवल पर्यवेक्षणात्मक पद्धति ऑब्जर्वेशनल मेथड का समर्थन किया है, और अलेक्जेंडर वेन जो है हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल पद्धतियों के समन्वय का अध्ययन किया है। पद्धतियों का वर्गीकरण, 3 मुख्य वर्ग है, मेजर क्लासिफिकेशंस। तो मेजर क्लासिफिकेशन जैसे पद्धति, अगनात्मक पद्धति या निगनात्मक पद्धति, सादृश्य पद्धति, ये जो पद्धतियाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं।
आगमनात्मक पद्धति जिसे हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, इसके अंतर्गत तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, मतलब फैक्ट्स को इकट्ठा किया जाता है और उन तथ्यों की तुलना की जाती है और उस पर फिर क्या किया जाता है, निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। जैसे अरस्तु ने 158 नगर राज्यों के संविधानों का क्या किया, अध्ययन किया और उसके बाद उसने शासन प्रणाली के बारे में कुछ सिद्धांत दिए। इसके जो प्रयोगकर्ता हैं अरस्तु, मैकियावेली, लॉक, मॉन्टेस्क्यू और सर हेनरी मैन है। इस पद्धति में जो ये पद्धति है विशिष्ट तथ्य मतलब विशेष से, पर्टिकुलर से, ये सामान्य सिद्धांत की तरफ जाती है, मतलब जनरल की तरफ जाती है। जैसे मान लो कि अरस्तु ने 158 नगर राज्यों के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद उसने क्या किया कि शासन का सिद्धांत निकाला, तो उसने एक पर्टिकुलर से जनरल के तरफ गया, वो विशिष्ट से सामान्य के तरफ उसका सिद्धांत गया। उसी को हम आगमनात्मक पद्धति इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। निगमनात्मक पद्धति डिडक्टिव मेथड ये आगमनात्मक पद्धति के बिल्कुल विपरीत है। ये सामान्य से मतलब जनरल से ये किस तरह विशिष्ट तथ्य मतलब पर्टिकुलर के तरफ जाता है। जैसे प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी, मतलब एक दार्शनिक राजा का कल्पना किया था और फिर उसने क्या किया था कि उसने एक विचार प्रकट किया और उसके बाद उसने उसको एनालाइज किया, उसके बाद उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये जो डिडक्टिव मेथड है ये नियम या सिद्धांत के तरफ जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण और फिर उसका हम सत्यापन करते हैं, जिसको हम निगमनात्मक पद्धति बोलते हैं। इसके प्रयोगकर्ता प्लेटो, थॉमस हॉब्स, एक्विनास, बोदा, हॉब्स, कॉम्टे, हीगल, इसको इन्होंने यूज किया है। हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लेवियाथन स्टेट का निगमन, मतलब हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सामाजिक समझौते से लेवियाथन स्टेट का निगमन हुआ। अब सादृश्य पद्धति एनालॉजिकल मेथड, तो एनालॉजिकल मेथड जो होता है ये दोनों पद्धतियों से बिल्कुल भिन्न है, मतलब दोनों पद्धतियां मतलब आगमनात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति से ये बिल्कुल भिन्न है। इसमें तुलना को विशेष महत्व दिया जाता है। मान लो कि जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि उसका जो फेस है एकदम चंद्रमा की तरह है, मतलब उसका चेहरा एकदम चंद्रमा की तरह है, तो हमने क्या किया कि चंद्रमा से उसके जो चेहरा है उससे तुलना किया। तो यहाँ पे क्या होता है कि तुलना को विशेष महत्व दिया जाता है और उसमें समानता पाई जाती है और उसके साथ वो संबंध दिखाया जाता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी की परिक्रमा जो है चंद्रमा करते हैं, तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें सूर्य और पृथ्वी का क्या किया गया है, इसमें तुलना की गई है और इन दोनों के बीच समानता दिखाई गई है, संबंध दिखाया गया है। तो ये जो विधि है ये समानता के आधार पे है, वह एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना, जिसमें राज्य की तुलना किसी अन्य संस्था या वस्तु से की गई है। इसका जो प्रयोग किए हैं ब्लंटशली, हर्बर्ट स्पेंसर, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पेंसर ने जो स्टेट राज्य को ह्यूमन बॉडी से तुलना की है। प्रयोगात्मक पद्धति एक्सपेरिमेंटल मेथड, लॉर्ड ब्राइस के अनुसार जैसे हम तापक्रम, नमी और वायु वेग को नाप सकते हैं परंतु किसी जन समुदाय की भावनाओं का तापक्रम नहीं जान सकते। जैसे हम टेम्परेचर को नापते हैं या नमी या जो ह्यूमिडिटी है या वायु का वेग को हम क्या करते हैं मेजर कर सकते हैं, वेग को मेजर कर सकते हैं, वैसे ही किसी जन समुदाय की भावनाओं का तापक्रम नहीं जा सकते। प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक पद्धति, अब हम प्राकृतिक विज्ञानों में कैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज करते हैं। यह पद्धति प्राकृतिक विज्ञानों में प्रमुख है, मतलब ये जो मेथड है ये प्राकृतिक विज्ञानों जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी वगैरह है, ये प्राकृतिक विज्ञानों में ये क्या है, ये प्रमुख है। इसका हम प्राकृतिक विज्ञानों में यूज करते हैं। राजनीति शास्त्र में भी यह एक महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है क्योंकि राजनीति शास्त्र भी एक विशिष्ट अर्थ में विज्ञान है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में भी इस पद्धति का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस भी क्या है, एक अर्थ में वो साइंस है। ब्राइस का कथन है कि भौतिक विज्ञानों में एक प्रयोग बार बार किया जा सकता है जब तक कि अंतिम परिणाम न मिल जाए। मटेरियल साइंस है उसमें हम बार बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जब तक हमें एक सही रिजल्ट ना मिल जाए।
परंतु राजनीति में हम जिसे प्रयोग कहते हैं उसे बार बार नहीं दोहराया जा सकता है, क्योंकि अगर हम प्रयोग करेंगे तो बार बार वो वैसा रिजल्ट नहीं देगा। हम अवस्थाओं और स्थितियों को दोबारा पहले के रूप में नहीं रख सकते। जो स्थितियां और अवस्थाएं पहले हैं उसको दोबारा वैसा ही क्रिएट नहीं कर सकते। लेविस का मत है कि हम राजनीति शास्त्र में वैसा नहीं कर सकते जैसा कि रसायन शास्त्र में एक प्रयोगकर्ता करता है। मतलब सेम वही बात है ये कि हम राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में हम वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जैसे हम केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र में हम प्रयोग करते हैं। हम समाज के एक अंश को अपने हाथों में नहीं ले सकते। इसके विभिन्न पहलू होते हैं, स्थानों में भी विभिन्नता होती है। अतः हम सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने की अपनी कल्पनाशील जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाते। जैसे हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वैसे हम पॉलिटिकल साइंस में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। मतलब राजनीति शास्त्र में प्रयोग की सीमित संभावना है। मतलब भौतिक विज्ञान में भविष्यवाणी सत्य हो सकती है, परंतु राजनीति शास्त्र में केवल उसकी संभावना हो सकती है। इसका ये मतलब है कि जो मटेरियल साइंस है उसमें हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और वो फ्यूचर जो है सत्य हो सकता है, परंतु राजनीति शास्त्र परंतु पॉलिटिकल साइंस में हम बस उसकी संभावना कर सकते हैं, उसका हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लोकतंत्र या राजतंत्र की स्थापना इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, अतः यह विशुद्ध प्रयोग संभव नहीं। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति ऑब्जर्वेशनल मेथड, कोई घटना या व्यवहार बिना हस्तक्षेप किए प्रत्यक्ष देखकर उनके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे किसी देश का हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ लोगों से मिलते हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते। या कोई नेता है, नेता के व्यवहार का हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, हम उसको प्रत्यक्ष देखकर उसका क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और बिना हस्तक्षेप किए हुए। तो पर्यवेक्षण पद्धति को हम अवलोकन पद्धति या ऑब्जर्वेशनल मेथड भी कहते हैं। यह व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित इसलिए अपेक्षाकृत ठोस होता है। इसका अभिप्राय यह है कि शासन प्रणालियों और राजनीतिक संस्थाओं का नज़दीक से अध्ययन करना, दूसरे शब्दों में उनकी कार्य प्रणाली के पास जाकर देखना। गवर्नमेंट सिस्टम है या राजनीतिक संस्था या इंस्टीट्यूशनल ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उसको हम नज़दीक से अध्ययन करते हैं, नज़दीक से हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, उसका स्टडी करते हैं और फिर उसके कार्य प्रणाली को पास में जाकर हम क्या करते हैं, हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ऐतिहासिक प्रयोग प्लेटो और एरिस्टोटल, मतलब पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग प्लेटो और एरिस्टोटल ने किया था। यह पद्धति जो है बहुत पुरानी है। मतलब प्लेटो और अरस्तु ने इस पद्धति का प्रयोग किया था और प्लेटो ने इस पद्धति के आधार पर अपनी द लॉज पुस्तक कानून की उपयोगिता और अनिवार्यता को स्वीकार किया था। मतलब प्लेटो की जो पुस्तक है द लॉज, उसमें इस पद्धति का यूज किया था और उसकी अनिवार्यता को स्वीकार किया था। मोंटेस्क्यू का योगदान, मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पूर्व ब्रिटेन जाकर वहाँ की राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया था। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मतलब शासन की शक्ति जो है एक हाथ में केंद्रित ना हो। शासन की शक्ति जैसे मान लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उनकी जो शक्ति है ये क्या है, पृथक हो, अलग रहे, मतलब एक जगह पे केंद्रित ना हो। अगर एक जगह पे केंद्रित हो जाएगी तो वो निरंकुश हो जाएगा, वो शासन जो है निरंकुश हो जाएगा। तो मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया और उस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत प्रतिपादन करने से पूर्व उसने ब्रिटेन की और वहाँ की जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसका उसने प्रत्यक्ष अध्ययन किया था। लॉर्ड ब्राइस का योगदान, तो लॉर्ड ब्राइस ने अमेरिकन कॉमनवेल्थ और मॉडर्न डेमोक्रेसीज लिखने से पहले पर्यवेक्षणात्मक पद्धति को अपनाया था और इन पुस्तकों को लिखने से पहले ब्राइस ने अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की राजनीतिक संस्थाओं का अवलोकन किया था। इंडक्टिव प्लस ऑब्जर्वेशनल मेथड,
पर्यवेक्षणात्मक पद्धति अगनात्मक है, मतलब ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है वो इंडक्टिव मेथड है और तथ्यों के प्रत्यक्ष अवलोकन से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब जो फैक्ट है वो फैक्ट का प्रत्यक्ष इसमें अवलोकन किया जाता है और उससे क्या किया जाता है, उसके बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। और राजनीतिक नेताओं से बातें की फिर निष्कर्ष निकाले, यही इस पद्धति है। जो पर्यवेक्षणात्मक पद्धति है वो उसका जो नेचर है वो आगमनात्मक है और तथ्यों को सबसे पहले तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, फैक्ट्स को इकट्ठा किया जाता है, उसका प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है और उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। और राजनीतिक नेताओं के व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं और फिर उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालते हैं। यही इस पद्धति की विशेषता है। सादृश्य पद्धति प्लस कानूनी पद्धति, एनालॉजिकल एंड ज्यूरिडिकल मेथड्स। सादृश्य पद्धति, एनालॉजिकल मेथड, इसकी जो परिभाषा है, इस पद्धति में राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ दूसरे विविध तथ्यों का सादृश्य स्थापित किया जाता है। जो इस मेथड में राजनीतिक संस्थाएं हैं उसके साथ साथ जो दूसरे विविध तथ्यों का सादृश्य स्थापित किया जाता है और इसके अंतर्गत राज्य की तुलना किसी संस्था या वस्तु से की जाती है। मतलब इस सादृश्य पद्धति में राजनीतिक संस्थाओं की तुलना दूसरे इंस्टीट्यूशन से किया जाता है या उसके अंतर्गत जो राज्य की तुलना किसी संस्था या किसी वस्तु से की जाती है। स्पेंसर का ऑर्गेनिक थ्योरी, हर्बर्ट स्पेंसर ने इस पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य और मानव शरीर के बीच पूर्ण सादृश्य स्थापित कर सावयव सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी का प्रतिपादन किया। इसका मतलब हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑर्गेनिक थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने राज्य की तुलना मानव शरीर से की है और उनके बीच जो है संबंध स्थापित किए हैं। सादृश्य पद्धति की 4 उप पद्धतियां हैं। पहला समाजशास्त्रीय, दूसरा जीव वैज्ञानिक, न्यायशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक। ये सादृश्य पद्धति की उप पद्धतियां हैं। इसकी सीमाएं हैं। इसकी सीमा में राज्य और व्यक्ति की सादृश्यता को उस रूप में नहीं देख सकते जैसे कि स्पेंसर कहते हैं, एक निश्चित सीमा तक ही उपयोगी है। मतलब इस स्पेंसर ने राज्य और व्यक्ति की तुलना की है तो हम एक जैसा उनका रूप नहीं देख सकते, इसकी एक निश्चित लिमिटेशन है। कानूनी पद्धति, राज्य, लीगल एंटिटी। इस पद्धति के अंतर्गत राज्य को विधिमान्य इकाई, लीगल एंटिटी स्वीकार किया गया है और राज्य को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में माना जाता है। मतलब राज्य एक कानूनी व्यक्ति है जो कानूनों को व्यक्तिगत रूप से, जो कानूनों को सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, लागू करता है। इसके जो समर्थक हैं, इस पद्धति के समर्थकों में विलोबी, डिग्रिस्ट, लेबार्ड आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। राज्य का मुख्य कार्य, संक्षेप में यह पद्धति राज्य को एक कानूनी इकाई मानती है। मतलब राज्य को एक लीगल एंटिटी मानती है और इसका मुख्य कार्य कानून बनाना है। मतलब राज्य का काम क्या है, कानून बनाना और उन्हें लागू करना होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था की जाती है। जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो राज्य व्यक्ति को अधिकार देता है या व्यक्ति को राज्य के प्रति कर्तव्य होते हैं, वो राज्य इसकी क्या करता है, व्यवस्था करता है। इसकी सीमाएं या दोष, इस पद्धति का दोष यह है कि इसमें सामाजिक व आर्थिक शक्तियों को भुला दिया जाता है जो राज्य के आधारभूत रूप से कार्य करते हैं। इसका ये मतलब है कि ये जो पद्धति है ये कानून पे विशेष रूप से बल देती है और सामाजिक और आर्थिक शक्तियों को वो भुला देती है जो राज्य के आधारभूत कार्य हैं। सांख्यिकी पद्धति, स्टैटिकल मेथड, इसमें हम डेटा संग्रह करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं और उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ये सांख्यिकी पद्धति होती है। तो यह पद्धति राजनीति शास्त्र के अनेक विषयों का अध्ययन उनसे संबंधित आंकड़ों के आधार पे करती है। इसका मतलब ये है कि जो ये मेथड है ये पॉलिटिकल साइंस के अनेक जो विषय हैं उसका स्टडी करती है और उनसे जो संबंधित आंकड़े हैं उस आंकड़ों के आधार पे वो क्या करती है, अध्ययन करती है। जैसे मतदान, जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्ग की शक्ति, जनमत, प्रचार आदि विषयों में इस पद्धति के आधार पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सांख्यिकी पद्धति का जो
अनुप्रयोग मतलब प्रयोग, एप्लीकेशंस मतलब मतदान व्यवहार, जैसे वोटिंग बिहेवियर में इसका प्रयोग करते हैं, या राष्ट्रीय आय का वितरण और नेशनल इनकम का वितरण में यूज करते हैं, जनसंख्या एवं जनगणना में, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक शक्ति में, जनमत सर्वेक्षण में और आंकड़ों के आधार पर राज्य का आर्थिक नियोजन में हम इसका यूज करते हैं। इसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, जैसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। आंकड़े तभी सहायक हो सकते हैं जब उनके साथ विवेक और तर्क का सही रूप से प्रयोग किया जाए, तभी ये सहायक पद्धति के रूप में। तो इस पद्धति का प्रयोग ऐतिहासिक, तुलनात्मक व दार्शनिक पद्धतियों के रूप में यह पद्धति उपयुक्त है। इसका ये मतलब हुआ कि यह जो मेथड है इसका प्रयोग जो है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, कंपैरेटिव या दार्शनिक पद्धति के सहायक के रूप में ये उपयुक्त हो सकता है। अकेला उपयोग अपर्याप्त, जैसे केवल ऐतिहासिक पद्धति पर्याप्त नहीं, उसी प्रकार केवल आंकड़े भी पर्याप्त नहीं हैं। मनोवैज्ञानिक पद्धति मानव स्वभाव और व्यवहार पर विशेष बल देती है। मतलब जो साइकोलॉजिकल मेथड है ये मानव का स्वभाव क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसकी जो मानसिक क्रियाएं क्या है या मानसिक स्वास्थ्य क्या है, उस पर ज़्यादा बल देती है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वभाव और समूहगत स्वभाव की प्रवृत्तियों के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों के अध्ययन का कार्य किया जाता है। जैसे इसमें व्यक्तिगत स्वभाव, जो व्यक्ति का स्वभाव कैसा है या मनुष्य का स्वभाव कैसा है, या समूह जैसे समुदाय का स्वभाव कैसा है या उसकी प्रवृत्ति कैसी है, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वभाव और समूहगत स्वभाव की प्रवृत्तियों के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों के अध्ययन का कार्य किया जाता है। यह पद्धति शासन के संचालन में भाग लेने वालों की मानसिक क्रियाओं एवं भावनाओं को अधिक महत्व देती है। मतलब जो साइकोलॉजिकल मेथड है वो शासन संचालन में, जो भी शासन संचालन में भाग लेने वाले जो लोग हैं उनकी मानसिक क्रियाएं कैसी है, उनकी भावनाएं कैसी है, वो क्या सोच के वोट देते हैं, या मनुष्य के व्यवहार का या नेताओं की जो भावनाएं हैं, जो उनकी मानसिक क्रियाएं हैं, उसको वो ज़्यादा महत्व देती है। प्रयोगकर्ता विद्वान, इसके जो प्रयोगकर्ता विद्वान है बेजहार्ट, ग्राहम वलास, मैकडूगल, लिबोन, सेमनर आदि विचारक इस पद्धति के प्रमुख प्रयोगकर्ता हैं। राजनीतिक दल एवं लोकमत, राजनीति शास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण विषयों लोकमत, निर्वाचन, राजनीतिक दल आदि का अध्ययन इस पद्धति में भली प्रकार किया जा सकता है। जो राजनीति शास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें जैसे लोकमत है, निर्वाचन है, चुनाव है, राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका अध्ययन इस पद्धति में भली प्रकार किया जा सकता है। वोटिंग पैटर्न एनालिसिस, मतदाताओं के व्यवहार का विश्लेषण, जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, भावनात्मक अपील, ये सभी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वोटिंग को प्रभावित करते हैं। मतलब मतदाताओं के जो मतदान देने जाते हैं उनके व्यवहार का, वो जब मतदान देने जाते हैं तो क्या वो जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे या आर्थिक स्थिति के नाम पे या भावनात्मक अपील के आधार पर वोटिंग करते हैं, और ये सभी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर वोटिंग को भी प्रभावित कर सकता है। मास बिहेवियर लीडरशिप, जन आंदोलनों में मॉब साइकोलॉजी का अध्ययन, नेता किस प्रकार जनता की भावनाओं का उपयोग करता है। जैसे हिटलर ने जनता की भावनाओं का यूज किया था, और यहाँ पे इंडिया में गांधी और मोदी का उदाहरण, जैसे महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी लोगों की भावनाओं को समझते हुए उनके अनुरूप ही नीतियाँ बनाते थे, और वे जानते थे कि कब और कैसे लोगों को एकजुट करना है। ग्राहम वलास का योगदान, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 में पॉलिटिकल साइकोलॉजी की नींव रखी और वर्तमान लोकतंत्रीय प्रणाली के दुर्गुण और उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया। आधुनिक प्रासंगिकता, यह आज के सबसे रिलेवेंट पद्धति, अनुभाविक वैज्ञानिक पद्धति, एम्पिरिकल साइंटिफिक मेथड। इसमें वर्तमान समय में समाज विज्ञानों में पदार्थ विज्ञानों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और आज इस बात पे बल दिया जा रहा है कि समाज विज्ञानों में पदार्थ विज्ञानों के साथ सादृश्यता स्थापित कर विज्ञानत्व को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यह अज्ञानात्मक पद्धति है। इसका मतलब वर्तमान में, प्रेजेंट में हम समाज विज्ञानों, जो भी जितनी भी समाज विज्ञान है, जैसे हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है या इकोनॉमिक्स, पॉलिटी है,
मटेरियल साइंस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, मतलब भौतिक विज्ञानों का प्रभाव इसमें बढ़ता जा रहा है। और आज इस बात पे बल दिया जाता है कि समाज विज्ञानों में पदार्थ विज्ञानों के साथ सादृश्यता स्थापित कर विज्ञानत्व को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। प्रमुख प्रतिपादक जो इसके हैं उसमें ग्राहम वलास, वेंटले, मेरियम, कैटलिन आदि इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। अनुभाविक पद्धति के 5 विशेष लक्षण हैं, जैसे पर्यवेक्षण व सामग्री संग्रह, ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन, एकत्रित सामग्री का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कलेक्ट डेटा या सामान्यीकरण और सूत्रीकरण, जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन, सिद्धांतों एवं प्रवृत्तियों का सत्यापन, वेरिफिकेशन, अमूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण, वैल्यू फ्री एटीट्यूड। वैज्ञानिक पद्धति की 7 तकनीकें। सर्वेक्षण प्रणाली, सर्वे मेथड, अध्ययन से संबंधित विषय पर किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना। फॉर एग्जांपल हम जनगणना लेते हैं, तो जनगणना में हम क्या करते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में जाते हैं, लोगों का डेटा इकट्ठा करते हैं, उनके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, या फिर उसका हम निष्कर्ष निकालते हैं। केस प्रणाली, केस प्रणाली अध्ययन की किसी छोटी व सीमित इकाई का अध्ययन करना, उसको केस स्टडी बोलते हैं। प्रश्नावली प्रणाली, क्वेश्चनियर, अध्ययन की इकाइयों का कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। इसका ये मतलब है कि हम प्रश्नों की एक सूची तैयार करते हैं जिसमें प्रश्न दिए जाते हैं, और वो प्रश्न यस नो वाले प्रश्न हो सकते हैं या रिक्त स्थान वाले भी प्रश्न हो सकते हैं, और उत्तरदाता को उत्तर देना पड़ता है, चाहे वो उत्तर बाय पोस्ट दे या व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए, मतलब किसी के थ्रू वो उत्तर देता है, और फिर हम उसका क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। साक्षात्कार प्रणाली, तो इंटरव्यू मेथड में संबंधित लोगों से साक्षात्कार करके उससे प्राप्त जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे मान लो कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति के मध्य एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है, उसको हम साक्षात्कार कहते हैं, जिसका आंतरिक विशेषता को, उसकी आंतरिक विशेषता को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, जैसे साक्षात्कारकर्ता या साक्षात्कारदाता, ये दोनों होते हैं। तो हम उसके आधार पे और उसके बाद हम उसकी जानकारी के आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं, उसको हम साक्षात्कार प्रणाली कहते हैं। समाज नीति प्रणाली, सोशियोमेट्री मेथड, इसका मतलब किसी समुदाय के व्यक्तियों के बीच पारस्परिक तनाव, कोई भी समुदाय है, उन समुदाय के व्यक्तियों के बीच जो पारस्परिक, जो आपस में तनाव है और तनाव है, खिंचाव है, उसका अध्ययन करते हैं। जनमत एकीकरण, पब्लिक ओपिनियन पोल, पब्लिक ओपिनियन पोल में किसी समस्या के विषय में जनता के विश्वास, भावनाओं और दृष्टिकोणों को एकत्रित करके निष्कर्ष निकाला जाता है। मतलब किसी समस्या पे जनता के जो विश्वास है, उसकी भावना है, उसके जो नज़रिया है, उसके जो व्यू है, उसको एकत्रित करके निष्कर्ष निकाला जाता है। अंकशास्त्रीय प्रणाली, स्टैटिकल मेथड, आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जैसे इलेक्शन डेटा, चुनाव का आंकड़ा है या सेंसस है, इकोनॉमिक्स इंडिकेटर है, उसके आधार पे निष्कर्ष निकाला जाता है। अंकशास्त्रीय प्रणाली, स्टैटिकल मेथड, इसमें आंकड़ों पर निष्कर्ष। प्रणाली पद्धति, सिस्टम मेथड, इसमें राजनीतिक पद्धति संस्थाओं और प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो समाज के भीतर आधिकारिक मूल्य का विनियोजन करती है। ये डेविड ईस्टन के अनुसार है। मतलब राजनीतिक पद्धति, जो भी पॉलिटिकल मेथड है, वो संस्थाओं और प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है। मतलब जो इंस्टीट्यूशन है और जो उसकी प्रक्रिया है, उसका एक जटिल समूह है जो समाज के भीतर आधिकारिक मूल्य का विनियोजन करती है। पद्धति की उत्पत्ति, इस पद्धति की उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे राजनीति शास्त्र में प्रणाली पद्धति का जो प्रयोग है, इस पद्धति को समाजशास्त्रियों ने विकसित किया था। अमेरिकन समाजशास्त्री टॉलकोट पार्सन्स ने सोशल सिस्टम पुस्तक में इसका प्रतिपादन किया था। आधुनिक पॉलिटिकल सिस्टम की अवधारणा, तो आधुनिक राजनीति प्रणाली को सामाजिक प्रणाली का अभिन्न अंग मानते हैं और राज्य को एक व्यवस्था के रूप में देखना चाहते हैं। और राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न मनुष्य और समूह भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं। ईस्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल, मतलब जैसे मान लो कि इनपुट में कोई हम मांग करते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो उसमें इनपुट में आता है। जैसे हम सरकार से हम मांगे करते हैं या उसका सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं। फिर पॉलिटिकल सिस्टम में वो प्रोसेस होता है, जैसे संसद में कोई चीज़ प्रोसेस होता है, और फिर उसकी आउटपुट निकलता है, जैसे आउटपुट के रूप में नीतियाँ और कानून निकलता है, और फिर उसका हम फीडबैक देते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरल अप्रोचेस,
पॉलिटिकल साइंस के स्टडी के लिए कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। संस्थानात्मक माने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, संस्थाएं ही राजनीति जीवन की आदान प्रदान करती है, और इसमें जैसे समाजशास्त्रीय अप्रोच है, सोशल अप्रोच है, जिसमें समाज को अपनी विषय परिधि कहता है और सभी राज्य संबंधी प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। इसमें न्यायिक अप्रोच जैसे लीगल अप्रोच सम्मिलित होता है, जैसे राज्य और राजनीतिक संस्थाओं का मुख्य कार्य कानून निर्माण और अधिकार कर्तव्य की व्यवस्था करना होता है। जैसे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल अप्रोच जैसे राज्य प्रणाली के संचालन में भाग लेने वालों का मानसिक क्रियाओं की भावनाओं पर बल दिया जाता है। और जैविक बायोलॉजिकल अप्रोच में राज्य की तुलना प्रणाली शरीर से करते हैं और राज्य का विकास एक जीव की तरह हुआ, इसका इसमें अध्ययन करते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यवाद में स्ट्रक्चरल फंक्शनल, इसमें मेरियम, आमंड, कालमैन राजनीतिक व्यवस्था में कौन से राजनीतिक संगठन बुनियादी कार्य करते हैं उसका इसमें अध्ययन करते हैं। अब विनिश्चय निर्माण डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया, तो इसमें राज्य की विभिन्न गतिविधियों और क्रियाओं की व्याख्या की जाती है और इसमें नीति निर्माण प्रक्रिया सम्मिलित होता है। सिस्टम अप्रोच में डेविड स्टर्न ने जैसे इनपुट आउटपुट मॉडल दिया। अब व्यवहारवादी अप्रोच में राजनीतिक व्यवहार का एम्पिरिकल साइंटिफिक अध्ययन करते हैं और मानवीय व्यवहार को डेटा से समझते हैं। अध्ययन की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? तो सच्चे इतिहासवेत्ताओं को दर्शन शास्त्र का महत्व समझना चाहिए और एक अच्छे तत्ववेत्ता को इतिहास से परामर्श लेना चाहिए। इसका ये मतलब है कि इतिहासवेत्ता को फिलॉसफी के महत्व को समझना चाहिए, फिलॉसफी के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और एक अच्छे तत्ववेत्ता को इतिहास से परामर्श लेना चाहिए। मतलब एक अच्छा जो दर्शन शास्त्री है वो उसको इतिहास से परामर्श लेना चाहिए। इतिहास के प्रयोग और प्रत्यक्ष तत्वों को आदर्शों के प्रकाश से चमकाना चाहिए। इसलिए सबसे उत्तम पद्धति में ऐतिहासिक और दार्शनिक पद्धतियों का सम्मिश्रण होना आवश्यक है। ये गिलक्राइस्ट के अनुसार है। कोई एक पद्धति पर्याप्त नहीं है। तो अध्ययन की सर्वोत्तम पद्धति में कोई भी एक पद्धति पर्याप्त नहीं है। राजनीति शास्त्र का क्षेत्र इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है कि किसी एक परिस्थिति में एक पद्धति उपयोग नहीं हो सकती और दूसरी पद्धति में वह अनुपयुक्त हो सकती है। अतः यह आवश्यक है राजनीति शास्त्र के समुचित अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों का सम्मिश्रण कर दिया जाए। राजनीति शास्त्र के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियाँ एक दूसरे के विरोधी नहीं बन, एक दूसरे की वो पूरक हैं। मतलब जो भी पॉलिटिकल साइंस में जो हम पद्धतियाँ यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, वो एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे की वो पूरक हैं। प्रोफेसर गिलक्राइस्ट ने ऐतिहासिक और दार्शनिक पद्धतियों को मिलाने पर बल दिया। हिस्टोरिकल और जो फिलोसफिकल पद्धति है उसको मिलाने पे उन्होंने बल दिया। J.H. हॉलवेल का मत है, मतलब सामाजिक विज्ञान की नई शोध तकनीकी की उतनी आवश्यकता नहीं है जैसा कुछ लोग समझते हैं। उन्हें ऐसे विश्वासों की आवश्यकता अवश्य है जो तर्कसंगत सिद्धांतों पर आधारित हो। तो ये गिलक्रिस्ट का मत है। तो ये J.S. हॉलवेल का मत है। सारांश कंक्लूजन, राजनीति शास्त्र के समुचित अध्ययन के लिए परंपरागत और आधुनिक पद्धतियों में जैसे अनुभाविक पद्धति, व्यवहारवादी पद्धति में समन्वय आवश्यक है। हमें मेथड प्लस टेक्निक प्लस स्किल सभी का कॉम्बिनेशन चाहिए।